नमस्कार। आराधना डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बीएससी थर्ड ईयर के प्लांट फिजियोलॉजी की जो आपका पेपर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने लाइट रिएक्शन के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में, उनका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो पढ़ेंगे। सामान्यतः लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि फोटोफॉस्फोराइलेशन के द्वारा और NADPH के रिडक्शन के द्वारा वहाँ पर एनर्जी मॉलिक्यूल का निर्माण होता है और उन्हीं एनर्जी मॉलिक्यूल का यूज करते हुए डार्क रिएक्शन के अंदर वहाँ पर CO2 का फिक्सेशन किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किया जाता है। तो यहाँ पर डार्क रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करने के लिए सामान्यतः तीन जो साइकिल होते हैं उनके बारे में अपन स्टडी करते हैं, तीन परिपथ होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। सामान्यतः पहला होता है इसको अपन C3 साइकिल बोलते हैं, दूसरा होता है इसको C4 साइकिल बोलते हैं और तीसरा होता है इसको कैम पाथवे बोलते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम CO2 फिक्सेशन के लिए और हेक्सोज शुगर के निर्माण के लिए यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्लूकोज के या हेक्सोज शुगर या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के निर्माण के लिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट तरीके की जो साइकिल्स है वो पढ़ रहे हैं। आज पहला यहाँ पर पाथवे है वो है C3 साइकिल या इसको केल्विन साइकिल बोलते हैं। सामान्यतः इसका नाम C3 साइकिल या केल्विन साइकिल है। C3 साइकिल और केल्विन साइकिल इनका नाम कैसे पड़ा? देखिए, पहले तो बताते हैं केल्विन, तो इनकी जो खोज की थी वो केल्विन ने की थी। तो केल्विन साइकिल का नाम केल्विन साइकिल इसलिए पड़ा है क्योंकि इसकी खोजकर्ता कौन है? केल्विन है। तो इनके खोजकर्ता के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा है? केल्विन पड़ा है। और दूसरा होता है C3 के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए प्रथम जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, जो पहला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, स्थायी उत्पाद बनता है, वो 3 कार्बन का होता है जिसको फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं, PGA बोलते हैं, और उन्हीं के आधार पर इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं। सामान्यतः C3 साइकिल को अपन 4 फेज के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला हो गया जिसको अपन कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किया जाता है? फिक्सेशन किया जाता है रुबिस्को एंजाइम के द्वारा। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है इसको कार्बोक्सिलीकरण बोलते हैं। दूसरा होता है रिडक्शन ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA का रिडक्शन किया जाता है। तीसरा इसके अंदर स्टेप होता है हेक्सोज शुगर का निर्माण और चौथा होता है रीजनरेशन ऑफ द RUBP। ठीक है, तो ये चारे फेज के आधार पर आज हम C3 साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। पूरा साइकिल यहाँ पर बनाया हुआ है, एक एक स्टेप लेस है और क्या प्रोसेस होता है उनके बारे में अपन आज पढ़ रहे हैं। सामान्यतः अगर C3 साइकिल की बात करें तो C3 साइकिल के अंदर अपन ये पूरा पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर हेक्सोज शुगर का निर्माण करता है। तो C3 साइकिल के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि एक 5 कार्बन का एक प्रोडक्ट यहाँ पर उपस्थित होता है, यौगिक उपस्थित होता है, उसका नाम होता है राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट, जिसको RUBP या RUDP भी बोलते हैं। तो यहाँ पर राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट के यहाँ पर ये प्रत्येक जो है वो कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का है। तो 5 कार्बन के अपन टोटल 6 मॉलिक्यूल लेते हैं और इन 6 मॉलिक्यूल के साथ में अपन क्या करते हैं? 6 CO2 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है रुबिस्को, वो रुबिस्को क्या करेगा? ये रुबिस्को इस RUDP है उसके साथ में यहाँ पर क्या करेगा? 6 CO2 को ऐड करने का काम करेगा। और ये जो 6 CO2 होगा तो प्रत्येक मॉलिक्यूल 5 कार्बन का है और प्रत्येक के साथ में एक एक CO2 मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, मतलब एक एक कार्बन और ऐड हो गया है। तो यहाँ पर प्रत्येक मॉलिक्यूल अब 6 कार्बन का हो गया। कितने कार्बन का हो गया? 6। अब 6 कार्बन का जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? बिल्कुल अनस्टेबल होता है। ठीक है, यहाँ पर 6 कार्बन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होता है? बिल्कुल अनस्टेबल होता है। और अगर यहाँ पर अनस्टेबल होगा तो वो जल्दी ही 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और ये 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उनका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसी को अपन क्या बोलते हैं? PGA बोलते हैं। यहाँ पर टोटल 6 मॉलिक्यूल थे। 6 मॉलिक्यूल से यहाँ पर कितने बन गए हैं? 6 कार्बन के कितने? 6 मॉलिक्यूल थे, वो 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पर टोटल मॉलिक्यूल है वो 12 हो जाएंगे। उसके बाद में ये पहली जो ये स्टेज है,
ये है कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। कार्बोक्सिलीकरण या कार्बोक्सिलेशन की ये कौन सी है, फर्स्ट स्टेप यहाँ पर संपन्न होगी। दूसरी स्टेप के अंदर क्या होगा, यहाँ पर 3 कार्बन का जो स्टेबल प्रोडक्ट बना है जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या करेगा, इसका रिडक्शन होगा, ठीक है। रिडक्शन कैसे होता है कि यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, अब ये क्या करेंगे, आगे कन्वर्ट होंगे 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसको 3PG भी बोलते हैं क्योंकि इसके तीसरे कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। काइनेज क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा, किसके ऊपर ऐड करेगा, इस पीजीए के ऊपर, कौन सी पोजीशन के ऊपर, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन के ऊपर अगर यहाँ पे इनको क्या करना है, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना है, तो ये फॉस्फेट लाएंगे कहां से, ये लाते हैं एटीपी के द्वारा। तो यहाँ पर एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है और ये 12 एटीपी यहाँ से किस में कन्वर्ट हो जाती है, एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पर 12 फॉस्फेट है, वो प्रत्येक मॉलिक्यूल के ऊपर एक फॉस्फेट जुड़ जाएगा। यहाँ पर 3PGA था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, तो उनके पहले कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण हो जाएगा। अब ये 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड आगे यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज की एक एंजाइम होता है, उसकी प्रेजेंस के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है PgAl के अंदर, ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ग्लिसरिक एसिड 3-फॉस्फो PgAl 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ये कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं PgAl, ठीक है। कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा यहां पर कि 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, उनसे क्या बन गया, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का निर्माण हो गया। ये एंजाइम कौन सा होता है, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस के अंदर ये प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। अब क्या हो गया कि इनके पहले ही कार्बन से फॉस्फेट का क्या हो गया है, रिमूव हो गया, ठीक है। तो पहले ही कार्बन से क्या हो गया, यहां पर टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, ये भी कितने हैं, 12 मॉलिक्यूल है। तो 12 मॉलिक्यूल से एक फॉस्फेट ग्रुप हट गया, तो क्या बन गया, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बन गया। और यहाँ पर sp3PO4 यानी एक फॉस्फेट के रूप में यहाँ पे क्या निकल जाता है, फॉस्फेट निकल जाएगा। और उसी टाइम यहाँ पर 12 NADPH2 है, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, NADP के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर 12 NADPH2 का क्या होता है, यू जो है वो होता है। अब यहाँ पर क्या बन गया, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बन गया। इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, 12 मॉलिक्यूल है। इसके 12 मॉलिक्यूल में से 5 मॉलिक्यूल है वो ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज की प्रेजेंस के अंदर ये कन्वर्ट होते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर, DHAP के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे 12 में से 5 किस में कन्वर्ट हो गए हैं, DHAP के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। उसमें से 2 ये रहे, ठीक है, 5 इसमें हो गए, 2 ये 7 और 3 10 और ये 2 12। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, यहाँ पर डिवाइडेशन करते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है, ये कंप्लीट प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है, रिडक्शन ऑफ PGA, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रिडक्शन ऑफ PGA कहलाता है। अब अगली कंडीशन के अंदर देखिए, यहां पर PGL के 12 मॉलिक्यूल, 12 में से 5 कन्वर्ट होते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर। अब 5 में से 3 मॉलिक्यूल किसके, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के, और 3 मॉलिक्यूल वो किनके हैं, PGAl के। तो प्रत्येक मॉलिक्यूल कितने कार्बन का है, यहाँ पर प्रत्येक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का है। ये भी कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। ये भी कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। और यहाँ पर भी मॉलिक्यूल कितने कार्बन का है, 3 मॉलिक्यूल 3 कार्बन का है, ठीक है। तो 3 मॉलिक्यूल इसके और 3 मॉलिक्यूल इसके। तो यहाँ पर 9 तो इधर हो गए, कार्बन मॉलिक्यूल 3 है, प्रत्येक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का है, तो कितने हो जाएंगे, 9 कार्बन यहां से आ जाएंगे और 3 मॉलिक्यूल इधर से आ गए, इसका मतलब 9 कार्बन यहां से आ गए। यहां पर 3 मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के और 3 ही मॉलिक्यूल PGAl के। एक एंजाइम होता है एल्डोलेज की प्रेजेंस के अंदर फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और फ्रुक्टोज जो 1,6 डाइफॉस्फेट है, ये कितने कार्बन का होता है, ये होता है 6 कार्बन का,
कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का। और इसके मॉलिक्यूल बनते हैं वो कितने बनते हैं? 3 मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, अब 6 कार्बन वाले कितने मॉलिक्यूल बन गए? 3, इसका मतलब 18 कार्बन है वो यहाँ पर यूज आएंगे। अब ये फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एक एंजाइम होता है, फॉस्फेटेज की प्रेजेंस के अंदर इसके ऊपर से क्या हट जाएगा? फर्स्ट जो कार्बन है उनसे एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा, और जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है। और इसके भी कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 3 मॉलिक्यूल होते हैं, और प्रत्येक कार्बन कितना होता है? 6 कार्बन का, प्रत्येक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। उसके बाद में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है? 3 है। तो उनमें से 3 में से एक मॉलिक्यूल है वो आगे किसका निर्माण करेगा? हेक्सो सुगर का निर्माण करेगा। इसका मतलब आगे ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो 6 CO2 बाहर से ली गई थी उनका अभी क्या हो गया है? यहाँ पर हेक्सो सुगर के अंदर फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, हेक्सो सुगर का संश्लेषण हो गया, सिंथेसिस हो गया है। और ये जो प्रक्रिया कहलाती है ये कहलाती है सिंथेसिस ऑफ हेक्सो सुगर, सिंथेसिस ऑफ हेक्सो सुगर। ठीक है, हेक्सो सुगर की क्या हो गई है? सिंथेसिस। अब इसके बाद में जो भी सारी स्टेप है, ये स्टेप है यहाँ पर रीजनरेशन ऑफ द आरयूडीपी। ठीक है, आरयूडीपी का क्या होगा? यहाँ पर रीजनरेशन होगा। कैसे होगा देखिए, अब देखिए यहां से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल तो क्या हो गया? यहाँ पर हेक्सो सुगर का निर्माण हो गया है। उसके पीछे कितने रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल रहे हैं। अब ये 2 मॉलिक्यूल प्लस यहां से ये 2 मॉलिक्यूल, तो ये 2 मॉलिक्यूल 6 कार्बन के, प्रत्येक मॉलिक्यूल 6 कार्बन का है। 2 मॉलिक्यूल तो यहाँ पर 12 कार्बन, और 12 और 2 मॉलिक्यूल इसके, मतलब 6 कार्बन। 12 और 6 हो गए यहाँ पर 18। तो 18 कार्बन आपस में मिलकर क्या करते हैं? एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है ट्रांसकीटोलेज। एंजाइम का नाम है ट्रांसकीटोलेज के प्रेजेंस के अंदर 2 मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। एक मॉलिक्यूल का नाम है एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और एक का नाम है जाइलोलोज 5 फॉस्फेट। एंजाइम होता है ट्रांसकीटोलेज, 2 मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के और 2 ही मॉलिक्यूल किसके हैं? पीजीएल के। पीजीएल का प्रत्येक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का होता है। यहाँ पर 6 कार्बन आगे, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का प्रत्येक मॉलिक्यूल है वो 6 कार्बन का होगा। तो यहाँ पर कितने? 2 मॉलिक्यूल आएंगे, तो यहाँ पर कितना होगा? 12 कार्बन, और यहाँ से कितना आएंगे? 6। 12 और 6 यहाँ पर हो गए 18 कार्बन। और ये ट्रांसकीटोलेज के प्रेजेंस के अंदर ये दोनों मॉलिक्यूल मिलकर आगे एक एरिथ्रोज फॉस्फेट और जाइलोलोज फॉस्फेट 5 फॉस्फेट का निर्माण करते हैं। अब ये जो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है ये होता है 4 कार्बन का। ठीक है, ये होता है 4 कार्बन का, और जाइलोलोज 5 फॉस्फेट है ये होता है 5 कार्बन का। ठीक है, ये होता है 5 कार्बन का। अब यहां पे क्या होगा? देखिए यहां पर एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट जो कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है ये, और 2 मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो 2 मॉलिक्यूल इसके हो गए। यहां पर कार्बन कितने हैं? 8। 8 और 6 कितने हो गए? यहां पर 14। ठीक है, 8 और 6 कितने हो गए? 14। मतलब 2 मॉलिक्यूल डीएचएपी के और 2 मॉलिक्यूल इसके। तो यहां पर 14 कार्बन मिलकर यहां पर ट्रांस एल्डोलेज की प्रेजेंस के अंदर क्या करेंगे? यहां पर फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण करेंगे। ठीक है, इसके कितने बनेंगे? फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट नहीं बनेगा, यहां पे बनता है स्यूडोहेक्टोलेज 7 फॉस्फेट। ठीक है, यहां पे क्या बनेगा? स्यूडोहेक्टोलेज 7 फॉस्फेट। इसके कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट प्लस एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। तो यहां पर एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के कितने हैं? 8 कार्बन, और इसके कितने हैं? 6 कार्बन। तो यहां पर 8 कार्बन और 6 कार्बन मिलकर यहां पर स्यूडोहेक्टोलेज 7 फॉस्फेट का निर्माण करेंगे। ठीक है, और स्यूडोहेक्टोलेज 7 फॉस्फेट के यहां पर 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे, और प्रत्येक मॉलिक्यूल जो होता है कितने कार्बन का होता है? 7 कार्बन का होता है। तो यहां पर 14 कार्बन यहां पर बन जाएगी। उसके बाद में स्यूडोहेक्टोलेज 7 फॉस्फेट प्लस 2 मॉलिक्यूल वापस जो बचे थे वो किनके? यहां पर पीजीएल के। तो 2 मॉलिक्यूल पीजीएल के और स्यूडोहेक्टोलेज 7 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल मिलकर, तो ये कितने हैं? 6 कार्बन के, और ये कितने हैं? 14 कार्बन के। तो यहां पर 20 कार्बन के क्या करना है? कार्बन को एडजस्टमेंट करना है। तो यहां पर ट्रांसकीटोलेज की प्रेजेंस के अंदर 2 मॉलिक्यूल तो बनते हैं राइबोज 5 फॉस्फेट के। ठीक है, तो 10 कार्बन इधर हो गए, क्योंकि राइबोज 5 फॉस्फेट है, कितने कार्बन का है? 10 कार्बन, और 2 मॉलिक्यूल बनते हैं जाइलोलोज 5 फॉस्फेट का। तो 2 मॉलिक्यूल यहां से बने और 2 मॉलिक्यूल यहां से बने। ये भी कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का है। उसके बाद में ये राइबोज 5 फॉस्फेट है, ये यहां पर फॉस्फोराइबो आइसोमरेज की प्रेजेंस के अंदर कन्वर्ट होता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट के अंदर।
और यहाँ पर जाइलोलोज 5 फॉस्फेट है, ये राइबोज 5 आइसोमरेज की प्रेजेंस के अंदर राइबोज फॉस्फेट आइसोमरेज की प्रेजेंस के अंदर राइबोलोज 5 फॉस्फेट के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट। और राइबोलोज 5 फॉस्फेट यहां पर 6 एटीपी को यूज करते हुए, यहां पर 5वें कार्बन का फॉस्फेट है, अब क्या करेगा, पहले कार्बन के ऊपर वापस फॉस्फेट जुड़ जाएगा। तो यहां पर 6 एटीपी को यूज करते हुए ये एटीपी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एडीपी के अंदर। यहां पर जो एंजाइम होता है वो फॉस्फोराइबोकाइनेज होता है, उसकी प्रेजेंस में वापस क्या बन जाता है, राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर ये जो पूरी की पूरी स्टेज है, ये क्या कहलाती है, रीजनरेशन ऑफ RUBP या RUDP। ठीक है, तो ये होता है अपने पास C3 साइकिल के बारे में। ठीक है, तो 3 होता है कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन ऑफ द PGA, हेक्सो शुगर का निर्माण, और उसके बाद में होता है रीजनरेशन ऑफ द RUBP। तो ये होता है C3 साइकिल। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे तब। थैंक यू।